subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the pharmacology of biological derived anti-rheumatoid drugs. तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बायोलॉजिकल डिराइव्ड एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं नॉन बायोलॉजिकल एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology and the medicinal chemistry for the B.Pharm 5th semester, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको फार्मेसी नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जिनका यूज़ हम रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अगेंस्ट में करते हैं उन्हें हम एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स बोल सकते हैं। मीन्स दिस ड्रग्स बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स में बेसिकली एक मेजर क्लास है, एक है आपका DMARDs मीन्स डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स। इसके अलावा हम इसमें जो आपके एडजुवेंट थेरेपी पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम एनेसाइडिस को भी यूज़ करते हैं एज ए सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए। तो DM मतलब डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स में हम बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल दोनों यूज़ कर सकते हैं। नॉन बायोलॉजिकल की बात करें तो ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल एंटी रेमेटॉइड ड्रग्स के बारे में, जिसमें मेजरली आते हैं आपके प्रोटीन्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वगैरह या फिर TNF अल्फा इनहिबिटर्स वगैरह। तो जो फर्स्ट है आपका वो है आपका TNF अल्फा इनहिबिटर्स, क्योंकि TNF अल्फा जो है बहुत ही प्रोमिनेंटली आपके रेमेटॉइड आर्थराइटिस में अपना रोल प्ले करता है। इसी की वजह से आपका जो इन्फ्लामेशन है, आपका इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होते हैं, आपका जो आर्थराइटिस का प्रोग्रेशन है वो भी इनहेंस होता है। इसलिए हम TNF अल्फा इनहिबिटर यूज़ करते हैं, जिसमें ड्रग आते हैं आपका इटानरसेप्ट, इन्फ्लेक्सिमेब और एडालिमुनाब। तो ये आपके ड्रग हैं जो कि TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। अल्टीमेटली ये TNF अल्फा के एक्शंस को इनहिबिट करते हैं, इसके जो भी इन्फ्लामेटरी या फिर इम्यून रिस्पॉन्स होगा उसको इनहिबिट करेंगे। सेकेंड है अदर्स में आपके एनाकिंड्रा, एबाटासेप्ट और रिटुक्सीमैब हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सेल्स को या इन्फ्लामेटरी सेल्स को इनहिबिट करते हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या होंगे, ये सारे जो ड्रग हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं, मतलब ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से ही बना हुआ है हमारी बॉडी के या फिर कोई बायोलॉजिकल सिस्टम से ही बना हुआ है, इसलिए हमें बायोलॉजिकल एजेंट बोल सकते हैं। एंड दीज आर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। या तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होंगे या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होंगे, जो अल्टीमेटली जो साइटोकाइंस हैं, खासकर इंटरल्यूकिन 1 और TNF अल्फा, इन दोनों के जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है उनको कम करते हैं। क्योंकि देखा ये गया है कि आपका जो आर्थराइटिस हैं आपके आ रहे हैं, उन कंडीशंस में आपके जो मेजरली TNF अल्फा और IL का जो एक्सप्रेशन है, उनका जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाता है। उनकी वजह से ही आपके जो इम्यून सेल्स हैं का जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो इन्हेंस हो जाता है। इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं, बट इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। इनको हम रेयरली यूज़ करते हैं क्योंकि इनका जो कॉस्ट है वो भी एक्सपेंसिव होता है। एंड इट कैन बी यूज्ड ओनली एज ए रिजर्व ड्रग फॉर द सेवरल डिसीज इन्फ्लामेटरी डिसीज़। जैसे कि बात करें हम लोग आर्थराइटिस के अलावा हम इन्फ्लामेटरी बॉल डिसीज़ हो, सोरेसिस वगैरह हो, इनमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इन ड्रग्स का। तो पहले बात करते हैं हम लोग TNF अल्फा इनहिबिटर्स की। तो अल्टीमेटली ये TNF अल्फा के एक्शंस को इनहिबिट करेंगे। तो बेसिकली जो TNF अल्फा है हमारे RA कंडीशन में, मतलब रेमेटॉइड आर्थराइटिस कंडीशन में जो TNF अल्फा है ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं जो आपके T सेल्स या मैक्रोफेजेस में होते हैं, वो होते हैं आपके TNF रिसेप्टर्स, जो TNFR1 और TNFR2 दो टाइप के होते हैं। ये आपके होंगे कहाँ पे, मैक्रोफेजेस या फिर T सेल्स के सरफेस पे होते हैं, सरफेस बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं। इनको ये एक्टिवेट करते हैं, इनके एक्टिवेशन से ही फर्दर आपके इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स जो हैं प्रोवोक होता है और आपका जो प्रोग्रेशन है रेमेटॉइड का वो इन्हेंस होते रहते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो ड्रग हैं हम जो यूज़ करेंगे ड्रग, खासकर जो बायोलॉजिकल ड्रग हैं, दिस ड्रग्स बेसिकली इनहिबिट दिस एक्शंस। ये आपके अल्टीमेटली जो भी TNF अल्फा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा या इनकी रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज करेगा और अल्टीमेटली ये जो इन्फ्लामेटरी पाथवे हैं उनको ये इनहिबिट करेगा। सो दिस ड्रग सप्रेस द TNF अल्फा एक्टिविटी, देयरफॉर दे नोन एज द TNF अल्फा इनहिबिटर्स। ठीक है, दिस ड्रग सप्रेस द एक्शन ऑफ द T सेल्स एंड मैक्रोफेजेस by neutralizing the TNF alpha and suppress the rheumatoid progression। ठीक है,
एंड इसका जो रिस्पॉन्स है वो क्विक होता है एज कम्पेयर टू द इम्यूनोसप्रेसेंट, जो हमने नॉन बायोलॉजिकल क्लास में देखे थे कि जो आपका इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, जिसमें आते हैं मिथोट्रिक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन वगैरह, सल्फासिलाजिन वगैरह, उनसे ये रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक होता है। shows the quick response than the non-biological DMARDS, and they are the effective in the monotherapy as well as the combination therapy। इसको हम सिंगली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके जो MTX है, मिथोट्रिक्सेट है, जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसके साथ भी हम दे सकते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। एंड दे इन्हेंस द रिस्क ऑफ बट क्योंकि ये आपके TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं, इसलिए ये आपके TNF अल्फा के एक्शंस को कम करेंगे। तो TNF अल्फा कई बार आपके जो पैथोजेंस के अगेंस्ट में अपना एक्शन शो करता है, उनको डिस्कार्ड करता है, इसलिए इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इट इन्हेंस द रिस्क ऑफ मेजरली ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शंस लाइक द ट्यूबरकुलोसिस और द निमोसाइटिस निमोनिया। तो निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस के जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं बढ़ जाते हैं, क्योंकि TNF अल्फा ही एक तरीके से ऐसा मॉलिक्यूल्स हैं जो मेजरली आपके इन डिसीज़ के अगेंस्ट में काम करते हैं। तो ये सप्रेस होने से इन डिसीज़ का जो चांसेस हैं इन्फेक्शन का वो बढ़ जाता है। सो दीज आर द बेसिक एक्शंस ऑफ द TNF अल्फा इनहिबिटर्स। बात करते हैं हम ड्रग के बारे में वन बाय वन। तो पहला जो ड्रग है वो है आपका इटानारेसेप्ट। तो ये बेसिकली रिकॉम्बिनेंट फ्यूजन ऑफ द प्रोटीन्स लाइक द TNF अल्फा आर विद द फ्लेक्सन प्रोटीन और FC प्रोटीन ऑफ ह्यूमन IgG1। ठीक है, तो ये आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स के फ्यूजन्स होते हैं जो आपके TNF अल्फा रिसेप्टर्स के और आपके जो FC प्रोटीन हैं जो एंटीबॉडीज़ IgG में होते हैं उनकी से बना होता है। और ये बेसिकली आपके जो TNF अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। उनके ब्लॉक होने से आपके जो TNF अल्फा का जो एक्शंस हैं फर्दर नहीं हो पाएगा और इन्फ्लेमेशन शो नहीं होगा। लेकिन इनका जब इंजेक्शन देते हैं तो उससे आपको इचिंग, रेसेस, पेन वगैरह हो सकती है एट द साइट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, इसके अलावा जिसका यूज़ है हम 50 mg पर kg 50 mg हम ड्रग यूज़ करते हैं पर वीक। एक वीक में हम जो है 50 mg हम यूज़ कर सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से हम इसको इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका इन्फेक्सिमेब। जो भी आपका मेब आप वर्ड सुने हुए, मेब सुना हुआ है मतलब आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। जिसमें भी मेब लगा है वो ड्रग आपका कहीं ना कहीं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। सो दीज आर द क्यूमेरल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच न्यूट्रलाइज द TNF अल्फा। तो ये आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो TNF अल्फा को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज होने की वजह से उनका एक्शंस फर्दर नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपरली जाके बाइंड नहीं करेंगे अपने रिसेप्टर्स पे और टी सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेशन नहीं कर पाएंगे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, इसका जो डोज है 3 to 5 mg पर kg IV के थ्रू हम इन्फ्यूज़ करते हैं एवरी 4 to 8 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका एडालिमुनाब। ये भी एक तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं। ये आपके रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जिनका यूज़ हम करते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपके TNF अल्फा को। जो डोज है 40 mg है, हम दे यूज़ करते हैं SC रूट से और 2 वीक्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका एनाकिंड्रा जो कि अदर्स में आते हैं। ये आपका बेसिकली TNF अल्फा इनहिबिटर्स हैं। ये कुछ और ड्रग हैं जिनका एक्शंस अलग अलग हो सकता है। तो ये आपका एनाकिंड्रा जो है वो एक तरीके से रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये आपका इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, बट इसकी जो एफिकेसी है, क्लिनिकल एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो भी और आपके IL रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होंगे उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है आपका एबेटासेप्ट। ये भी रिकॉम्बिनेंट फ्यूज़न है आपके प्रोटीन्स का, जिसमें आते हैं FC प्रोटीन, आपके IgG1 का एंड टी सेल इनहिबिटरी रिसेप्टर्स CTLA4 का कॉम्बिनेशन है। इसके थ्रू भी हम आप रिसेप्टर्स को इंटरनाइज करके हम एक्शंस को ब्लॉक करते हैं। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर द मॉडरेट टू सीवियर रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड टू द MTX। ऐसे पेशेंट्स जो कि MTX मतलब मिथोट्रिक्सेट से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, उन पेशेंट के लिए हम इस ड्रग का एबोटासेप्ट का यूज़ करते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए। बट ये रिजर्व केस है। ठीक है, हम इसका फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। हम फर्स्ट लाइन ड्रग में ही यूज़ करते हैं मिथोट्रिक्सेट, वो काम नहीं करेगा तब हम जो है नए ड्रग की ओर जाते हैं। ठीक, अब आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं आपको डिटेल फार्माकोलॉजी आपको मिलेगा 6th सेमेस्टर में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक तरीके से पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं। ये बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग हैं, बट उतना ही ये डेंजरस हैं। इसका अगर हम सही ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो आपको मेजरली डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कोविड के केस में अभी की बात करें 2019-20
2021 की बात करें, जहाँ पे कोविड आपका सीजन था, तो कई लोगों ने इसका मिस यूज़ किया है, बिना ज़रूरत के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिया गया है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी इन्फ्लामेशन को, आपकी बॉडी के जो हीट है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, आपके जो खांसी वगैरह है, वोमिटिंग है, इन सबको सप्रेस तो कर सकता है, नो डाउट, लेकिन ये आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस कर देता है। और इम्यून सिस्टम अगर सप्रेस हो जाते हैं तो आपके जो इन्फेक्शंस के चांसेस हैं और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसका जो यूज़ है कोविड में लेट स्टेज पे, मतलब आफ्टर 7 डेज़ के बाद ही करते थे, बट डॉक्टर बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लिनिकली बहुत ही डिफरेंट होता है। जहाँ तक मेरे को नॉलेज था कि ये आपके लेट स्टेज पे यूज़ करते थे, अगर किसी का फीवर है, इन्फ्लामेशन है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो, ठीक है, बिना टेस्ट के इसका यूज़ नहीं करना है, ठीक है, बिना उसके जो इंटरल्यूकिन्स हैं, CRP प्रोटीन्स वगैरह हम चेक करने के बाद ही हम इसका यूज़ करते थे। बट आप कोई डॉक्टर जो हैं बिना मतलब कि इसको प्रिस्क्राइब करके लोगों की जान जो है खतरे में और बढ़ा दिए थे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके एंटी इन्फ्लामेटरी भी है और आपके इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करता है, और आर्थराइटिस पे RA कंडीशन में, रिमेटॉइड कंडीशंस में दोनों ही प्रोवोक होते हैं, तो उनको ये सप्रेस कर सकता है। इट्स एडजॉइंट थेरेपी, हम इसको फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, हम किसी के साथ में इसका यूज़ करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग समय पे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड एट एनी स्टेज ऑफ द RA along with the other DMARDs and symptomatic relief but not arrest the rheumatoid process। ये आपके rheumatoid process जो हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करता है, बट सिम्टोमेटिक ये रिलीव करते हैं, जो भी आपके इन्फ्लामेशन है, पेन है, उनको ये कम कर देते हैं। इसका जो लॉन्ग टर्म यूज़ है सेफ़ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि डेंजरस साइड इफेक्ट शो करते हैं। ये आपके जो एनाबॉलिक प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं, या आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हैं, ये आपको फुला सकते हैं, ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं, ये आपके जो ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंटरफेयर कर सकते हैं, आपको डायबिटीज़ करा सकते हैं, आपकी किडनी पे डैमेज कर सकते हैं, हार्ट पे डैमेज कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स इसके हैं लॉन्ग समय पे, ठीक है। सो इसलिए इसका यूज़ जो है हम लो डोज पे करते थे, लो डोज पे कर सकते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द NSAIDs के साथ में 5 to 75 mg प्रेडनिसोलोन का, ठीक है। उसके अलावा हम हाई डोज पे करना हो तो रिक्वायर्ड है तो हम जो है शॉर्ट पीरियड के लिए ही करते हैं। तो ये बेसिक आपके थेरेपी है, फार्माकोलॉजी है आपके एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स के। सो if you want to know this lecture, please take a screenshot in last, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.